हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, तीन बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 2-4 दिनों में। इन तीनों बड़े डेवलपमेंट्स को समेट के मैंने आज का वीडियो बनाया है। हालांकि ये तीनों डेवलपमेंट्स जो है अपने आप में अलग अलग वीडियो का डिमांड करते हैं, मतलब तीनों अलग अलग डेवलपमेंट्स पे अलग अलग वीडियो बनाए जा सकते हैं। अब ये तीनों डेवलपमेंट्स क्या हैं जो मुझे अति महत्वपूर्ण लगे। पहला दोस्तों डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जापान ने पूरी तरीके से आर्म्स और एम्यूनिशंस पे जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। जापान जो है, वहां की जो कंपनीज है जैसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, ये आर्म्स एम्यूनिशंस बनाती है, हथियार बनाती है, परंतु ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो जापान ने ये एक्सपोर्ट बैन को हटा दिया है। ये बहुत बड़ा डिफेंस के सेक्टर में जो है दोस्तों ये परिवर्तन हुआ है। दूसरी बड़ी चीज जो घटित हुई है वो ये घटित हुआ है कि कल डच मिलिट्री एजेंसी जो है MIVD, जो नीदरलैंड की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है। और उस रिसर्च रिपोर्ट में उसने कहा है कि चाइनीज साइबर हैकर्स जो है, साइबर क्रिमिनल्स जो है, ये यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्रीज की हैकिंग में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, और ये यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। रशिया से ज्यादा बड़ा खतरा बन के चाइना जो है वो उभर रहा है। ये पहली बार किसी यूरोपियन कंट्री ने इतना खुल के जो है वो कहा है और पूरी की पूरी एक रिपोर्ट लेके आया है। तीसरा बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो दोस्तों ये हुआ है कि जर्मनी अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे भीषण तरीके के स्टैग्नेशन से गुजर रहा है। और हर महीने जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लगभग 15,000 जॉब जो है डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, यानी नौकरियां खत्म हो रही है। 15,000 हर महीने। ठीक है, जर्मनी आपको मालूम है कि वर्ल्ड यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग हब है, और उसकी पूरी इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट ही है। और पर अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बुरे दिनों से गुजर रहा है। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ये जो बुरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काले बादल मंडरा रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए उसने डिफेंस सेक्टर की तरफ अपना रुख किया है। फ्रॉम कार टू कैनन्स, कार से कार, अब वो टैंक और तोप बनाने की तरफ बढ़ चला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अपनी बहुत सारी ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहां पे वो आर्म्स और एम्यूनिशंस बनाने का जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और जॉब जो है वो डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी बड़े तादाद पे जर्मनी में क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, आज का टॉपिक जर्मनी की गिरती हुई मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल में उसका पिछड़ना ये नहीं है, परंतु पूरा जो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं इन तीन न्यूज के माध्यम से, जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। मैं दावा करके कह रहा हूं दोस्तों, कहीं पे भी आपको ये न्यूज नहीं मिलेगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसलिए आज का वीडियो आप ध्यान से सुनिए, जहां हो सके नोट्स बनाइए। काफी रिसर्च करके डाटा के साथ में मैंने ये वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। और मेरा रिसर्च को ये चैट जीपीटी वाला, क्लाउड वाला नहीं रहता दोस्तों। बहुत अलग अलग जगहों से मैगजीन, न्यूज़पेपर्स पढ़ के मैं आपके लिए चीज निकाल के लेके आता हूं। तो ध्यान से सुनिए, ये जो तीन डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताया, जापान का, नीदरलैंड की रिपोर्ट और जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार से कैनन की तरफ बढ़ना, ये अपने आप में क्या इंगित करता है दोस्तों? ये बताता है कि हम लोग बड़े ही डेंजरस टाइम में जी रहे, और एक आर्मामेंट रेस जो है, हथियारों की होड़ जो है, हथियारों का जखीरा ज्यादा से ज्यादा बनाना, जमा करना, इसकी एक होड़ से विश्व भर में लग गई है। और दोस्तों, ये सिर्फ आपको मतलब मैं सिर्फ बोल दूं और कुछ डाटा नहीं दूं तो ये मेरा ओपिनियन लगेगा, राइट? तो ओपिनियन के बदले डाटा बैक्ड इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अब ये डाटा क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं?
मैं आपको कुछ राष्ट्रों के डिफेंस बजट बता रहा हूं जो इस साल किस तरीके से बढ़े हैं, आप वो देखिए, समझिए, उससे खुद को आपको अंदाजा लगेगा। इजराइल जो हमेशा युद्ध में उलझा ही रहता है, इजराइल का डिफेंस बजट जो है वो उसकी जीडीपी का 7% हो गया है, 7% ऑफ इट्स जीडीपी। दोस्तों, ये विश्व का आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोला जाए, स्पेंडिंग अगर कोई कंट्री है डिफेंस पे आज की डेट में जीडीपी के कंपैरिजन में, तो वो इजराइल है। इजराइल लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर हर साल जो है, यानी 2024 से खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस बजट पे, और अब ये बढ़ेगा ही, घटने का सवाल नहीं है। 7% हो गया। आपको मालूम है कि ईरान वॉर और तमाम तरीके के लेबनान वॉर और हर जगह उलझने के कारण जो है इजराइल का डिफेंस बजट बढ़ने ही वाला है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दोस्तों जर्मनी, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। जर्मनी की सरकार ने घोषणा की है कि 2025 से लेके 2029 तक, 2029 तक 650 बिलियन यूरो जो है वो इन 5 सालों में डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्च करने वाले हैं। यही पिछले 5 साल हम देखें, यानी 2020 से लेकर 2024 तक का, तो उसमें टोटल मिला के लगभग 300 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम जो है वो जर्मनी ने खर्च किया था। तो यानी ये दुगने से भी ज्यादा जो है जर्मनी आगे आने वाले 5 सालों में खर्च करने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी का ध्यान अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ लग गया है, और इसका पूरा फायदा जो है वहां की डिफेंस कंपनीज को मिल रहा है। राइन मेटल करके कंपनी है, आप चेक कीजिएगा, शेयर प्राइसेस उसके 3 गुना हो गए। खैर, शेयर प्राइस से मुझे ध्यान में आया, जिन लोगों ने भी 16 अप्रैल का मेरा पेड वीडियो देखा होगा, उसमें आपको पता है कि मैंने डिफेंस की बहुत बढ़िया कंपनीज जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ये डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में कैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो लीगेसी डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ नहीं जा रहा है, वो न्यू टेक्नोलॉजी डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस की तरफ एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी डिफेंस में कौन कौन सी कंपनीज है, ये जानने के लिए आप देख लीजिए वो 16 अप्रैल का पेड वीडियो, मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जर्मनी जो है, जर्मनी का भी जबरदस्त रूप से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है। फिर उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है कि उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग 2.6% इस साल रहेगा, जो बढ़ के 5% 2030 तक करने की वो कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम यही देख लें कि अगर वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है 2.6% से लगभग 5% तक लेके जा रहा है, तो ऑन एन एवरेज आगे आने वाले 10 साल में यूके जो है वो लगभग 36 बिलियन यूरोस, या कह लीजिए कि 40 बिलियन डॉलर के आसपास में जो है हर साल अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। दोस्तों, यूके का जीडीपी 4 बिलियन डॉलर के आसपास का है, तो आप सोचिए 1% ऑफ इट्स जीडीपी हर साल इसका बढ़ेगा खाली डिफेंस एक्सपेंडिचर में। फिर उसके बाद हम आते हैं यूएसए के ऊपर में, जो अपने आप में एक एलिफेंट है। यूएसए आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करता है। इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है डिफेंस पे, जो 3.5% के आसपास आता है डिफेंस की जीडीपी का। और 2027 का जो बजट का प्रारूप डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सेनेट और हाउस के सामने रखा है, वो उसमें उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा के डिफेंस एक्सपेंडिचर को 1.5 ट्रिलियन डॉलर कर दिया है, और कहा है कि यदि मैं यूरोपियन राष्ट्रों से, नाटो के राष्ट्रों से 5% की उम्मीद कर रहा हूं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे, तो फिर मैंने खुद ने क्यों नहीं करना चाहिए। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर डिफेंस एक्सपेंडिचर पे सिर्फ अमेरिका अगले साल से खर्च करने वाला है, यदि सेनेट और हाउस ने उनके इस प्रारूप को, बजट के प्रारूप को मंजूरी दे दी तो। उसके बाद आते हैं हम जापान पे, जिस राष्ट्र की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। जापान आज की डेट में 2% अपना जो है वो लगभग 2% डिफेंस पे खर्चा करता है। जापान में 4 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो मोटा मोटी 80 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो जापान का डिफेंस एक्सपेंडिचर है।
जापान बोल रहा है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर में वो 2% से बढ़ा के 5% कर देगा डिफेंस एक्सपेंडिचर। यानी 280 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपेंडिचर अकेले जापान का हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैसिव है। इसके बाद एक और यूरोपियन कंट्री की मैं बात करूंगा। जर्मनी के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री इकोनॉमी आती है वो है फ्रांस। फ्रांस से हम रफेल प्लेन भी खरीदते हैं। फ्रांस ने कहा है कि वो आगे आने वाले 5 साल में अपना डिफेंस बजट मौजूदा 50 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 100 बिलियन यूरो पे ले जाएगा। 50 बिलियन यूरो के आसपास में अभी है, जिसको आगे आने वाले 5 साल में बढ़ा के वो 100 बिलियन यूरो ले जाएगा। तो दोस्तों ये तो मतलब बड़े बड़े राष्ट्र, मैंने आपको बताया एक छोटा राष्ट्र साउथ कोरिया भी कह रहा है कि हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जो आज की डेट में उसका 2.3% ऑफ जीडीपी है, लगभग $2 ट्रिलियन से $2.5 ट्रिलियन के बीच में साउथ कोरिया की इकोनॉमी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप चेक कर लेना। वो बोल रहा है 2.3% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के मैं 5% जीडीपी का कर दूंगा नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर। तो दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो इस कदर से आगे आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। पहला इसलिए कि यदि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है, यह हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, यदि वर्ल्ड का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है तो फिर वो कहां से हटेगा पैसा, कौन सा बजटरी एलोकेशन जो है वो कम होगा, जहां से पैसा हटा के जो है डिफेंस की तरफ खिसकाया जाएगा, ये भी हमें समझने की जरूरत है। भारत का कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आपने मेरा 1 फरवरी का बजट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें वो डाटा मेंशन है। दोस्तों लगभग मोटा मोटी आज की डेट में वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो 106 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। 106 ट्रिलियन डॉलर का 2.5% आता है लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर। आज पूरा विश्व जो है वो मिला के 2.7 ट्रिलियन डॉलर अपने डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, और ये 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बढ़ के जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा अगले 3 से 5 सालों के अंदर में। ठीक है, यानी 2.5% जो अभी जीडीपी का खर्चा कर रही है कंट्रीज, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल के अंदर में ये 2.5% से ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर जीडीपी का जो रेशियो है वो 2.5 से बढ़ के 4% हो जाएगा, और 5 साल में वो बढ़ के 5% हो जाएगा। तो यदि मैं ये पकड़ूं कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर नेक्स्ट 3 साल में ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा, तो इसका फायदा कौन से सेक्टर्स को मिलेगा, कौन सी कंपनीज को मिलेगा? जाहिर सी बात है आप बोलोगे डिफेंस कंपनीज को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप खास तौर पे ध्यान रखिए जापान के डिफेंस कंपनीज और यूरोप की डिफेंस कंपनीज की तरफ में। जापान की मैंने आपको बताया मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी बड़े लेवल पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाती है। अभी 2 दिन पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने $2.5 ट्रिलियन, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने पेमेंट किया है जापान को। कितना पेमेंट किया है? लगभग वही 2.6 बिलियन डॉलर का जो है वो ऑस्ट्रेलिया खर्चा कर रहा है जापान से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने के लिए। आप सोचिए, तो जापान की कंपनीज को तो बिजनेस बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यूरोपियन डिफेंस कंपनीज हैं, जैसे कि राइन मेटल में आपको पहले बता चुका हूं, लिनार्डो हुआ, BAE सिस्टम हुआ, थेल्स हुआ, और यहां तक कि हमारे इंडिया के गॉड एक हिंदू भगवान इंद्र के नाम पे भी एक कंपनी है यूरोप में। स्पेन की बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है, ये रेडार स्पेशलिस्ट है। इंद्र जो कंपनी जो मैं बता रहा हूं, इंडिया में भी इसका 1-2 कंपनीज के साथ में जो है वो टाइप है। इंद्र के ऊपर में भी आप नजर रखिए। यदि
डिफेंस एक्सपेंडिचर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है वर्ल्ड ओवर, खास तौर पे यूरोप और जापान में। तो वहां की डिफेंस कंपनीज की बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों ऑलरेडी साउथ कोरिया की डिफेंस कंपनीज जो है हनवाई एरो सिस्टम, वो 3 गुना हो गई है पिछले 1 साल में। अब आप सोचिए कि किस तरीके से ये कंट्रीज में डिफेंस कंपनीज जो है उनके मल्टीपल्स, अर्निंग मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछले पेड वीडियो में बताया था कि शेयर प्राइस क्या होता है। शेयर प्राइस कुछ नहीं होता, शेयर प्राइस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एंड पी मल्टीपल, जिसको अर्निंग मल्टीपल भी कहा जाता है। तो ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर को आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस कंपनी का शेयर प्राइस मिल जाएगा। अब ये जो अर्निंग मल्टीपल है इसको वैल्यूएशन मल्टीपल भी कहा जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये कोई बताता नहीं आपको, बहुत साधारण चीजें हैं। ये वैल्यूएशन मल्टीपल जो है या वैल्यूएशन जो है ये चेंज होता रहता है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अर्निंग मल्टीपल्स डिफेंस कंपनीज को बहुत अच्छी मिल रही है, आगे आने वाले दिनों में और अच्छी मिल सकती है, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक तरीके से युद्ध में आप ये कह लीजिए कि लिप्त हो गया है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और ये हथियारों की होड़ सी लग गई है। तो पूरा का पूरा ध्यान विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनका ये जा रहा है कि हम अपने आप को डिफेंस यानी रक्षा के मामले में कैसे सुदृढ़ करें, स्ट्रॉन्ग करें, कैसे जो है वो आप अपनी रक्षा करने के लिए नए नए हथियार, नए नए टेक्नोलॉजीज जो है उसको आत्मसात करें, कैसे उसको यूज करें। तो दोस्तों ये तो बात रही कि जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है उससे क्लियरली ट्रेंड पैटर्न दिख रहा है कि डिफेंस कंपनीज जो है खास तौर पे इंडिया के बाहर की, उनके बड़े अच्छे दिन आने वाले। इंडिया के बाहर की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के जो कंपनीज है डिफेंस कंपनीज, 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब मैंने फॉर्च्यून में एक स्टोरी लिखा था, शायद जुलाई या अगस्त में, मैं भूल गया। उस टाइम में 2022 में डिफेंस कंपनीज को उतने ज्यादा वैल्यूएशन मल्टीपल्स नहीं मिल रहे थे। फरवरी में वॉर शुरू हुआ था और शायद मई में स्टोरी लिखी थी और मैंने ये कहा था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर में है तो हमारी इंडियन कंपनीज के लिए काफी बड़ा बिजनेस ओपन हो रहा है, तो हमारी डिफेंस कंपनीज के प्राइसेस बहुत तेजी से भागेंगे, शेयर प्राइसेस। उस टाइम में यूट्यूब वीडियोस बनाता नहीं था तो आप लोग उसका शायद फायदा ले नहीं पाए, परंतु उसके बाद में हमारे बहुत ज्यादा हमने देखा कि तेजी से इंडियन डिफेंस कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से भागे। भारत डायनेमिक्स जैसा शेयर जो है लगभग 3 गुना 4 गुना हो गया देखते ही देखते। HAL, मजगांव डॉकयार्ड, मतलब जबरदस्त रूप से इनके अर्निंग मल्टीपल्स का एक्सपेंशन हुआ, पी मल्टीपल का एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि ईपीएस उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था पर शेयर प्राइस बढ़ा। शेयर प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि इनका अर्निंग मल्टीपल जो है, जो पहले इनको 10 मिल रहा था वो 20, 25, 30 मिलने लगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि शेयर प्राइस क्या है, मैंने आपको बताया, अर्निंग मल्टीपल्स मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। तो जब ये ईपीएस अर्निंग मल्टीपल मान लीजिए 10 का मिल रहा है, 10 के बदले 20 का मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। यानी अर्निंग मल्टीपल जिसको पी भी कहा जाता है या वैल्यूएशन मल्टीपल भी कहा जाता है, इसका जब भी एक्सपेंशन होता है, जब भी ये बढ़ता है तो ये स्टॉक में रॉकेट लगा देता है। स्टॉक जो है HAL टाइप के रॉकेट सिंक हो जाते हैं, एकदम तेजी से ऊपर जाती है। तो ये चीज जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इससे मुझे नजर आ रहा है कि डिफेंस कंपनीज वर्ल्ड ओवर जो है उनको इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि यदि डिफेंस कंपनीज को फायदा मिलेगा तो नुकसान किसको होगा, कहां बजटरी एलोकेशन जो है वो कम किया जाएगा। दोस्तों डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ में जो सबसे नेगेटिव चीज जुड़ी है, ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं आपको बताएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। आप लोग लिखते हो कि मैं बार बार बोलता हूं कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मुझे दोस्तों मालूम है इसलिए मैं बोलता हूं ताकि आप लोग नोट कर ले इस चीज को। क्या मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, डिफेंस के साथ में, डिफेंस सेक्टर के साथ में जो सबसे नकारात्मक चीज जोड़ी जाती है या बोली जाती है वो क्या है, वो ये बोला जाता है कि जो डिफेंस कंपनीज हैं या डिफेंस पे यदि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ये बेसिकली आपका
मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमी पे होना चाहिए वो उस रफ्तार से होता नहीं है। इसको कहा जाता है फिस्कल मल्टीप्लायर। फिस्कल मल्टीप्लायर, इसका मतलब क्या हुआ फिस्कल मल्टीप्लायर का, नोट कर लीजिए। मान लीजिए आप 1 रुपया जीडीपी में डाल रहे हैं, फिस्कली खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, तो उससे जीडीपी 2 रुपए से बढ़ रही है, 3 रुपए से बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? यदि आप 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं रोड बनाने में, तो आगे आने वाले 10 साल 20 साल में जीडीपी 2 रुपए से बढ़ेगी, 3 रुपए से बढ़ेगी, 5 रुपए से बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी? तो यदि 2 रुपए से बढ़ी तो इसको कहा जाएगा फिस्कल मल्टीप्लायर ऑफ 2। यदि 3 रुपए से बढ़ी, 1 रुपया खर्चा करके 3 रुपए से बढ़ी, तो कहा जाएगा फिस्कल मल्टीप्लायर 3। डिफेंस के साथ में ये कहा जाता है कि डिफेंस का फिस्कल मल्टीप्लायर जो है वो 1 से कम रहता है। यानी यदि आप 1 रुपया डालो इकोनॉमी में, डिफेंस की कंपनीज में, डिफेंस के काम में, तो जीडीपी में ग्रोथ जो है वो 0.9, 0.8, 0.7 मिलेगा, यानी 1 से कम मिलेगा। जबकि वही यदि आप रोड बनाते हो तो इंडिया में रोड का फिस्कल मल्टीप्लायर 4 कहा जाता है। यानी 1 रुपया आपने डाला तो इकोनॉमी 4 रुपए से बढ़ेगी। इसी तरीके से जो ट्रेन है, ट्रेन की लाइंस लगाई, ट्रेन की ज्यादा ज्यादा ट्रेन जाए, यदि उसके लिए बनाया रेलवे लाइंस के लिए, ट्रैक के लिए, तो उसका फिस्कल मल्टीप्लायर 2.8 के आसपास माना जाता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि डिफेंस कंपनीज के साथ में जो नेगेटिव चीज जुड़ी है वो ये है कि इसका फिस्कल मल्टीप्लायर जो है वो 1 से कम माना जाता है। परंतु लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक विद्वान है प्रोफेसर पाउलो सुक्रो, PAULO, पाउलो सुक्रो, SUCRO, जहां तक मुझे उनके नाम की स्पेलिंग याद आ रही है। उन्होंने ये बताया है कि यदि डिफेंस के R&D में आप खर्चा करो, ड्रोन बनाने में, मिसाइल सिस्टम बनाने में, तो फिर डिफेंस का भी फिस्कल मल्टीप्लायर जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये वो लेके आए हैं, रिसर्च अपना उन्होंने बनाया है। आप लोग नेट पे जाके इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया, तो जो अभी तक बात कही जा रही थी कि डिफेंस पे खर्चा करने से इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा नहीं है। यदि आप R&D पे खर्च करो तो इकोनॉमी आपकी ग्रो होगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि यूरोप जैसी जो कंट्री, जो यूरोपियन यूनियन जैसा जो बड़ा ग्रुप है, वो हार्डली 0.4% के आसपास ही अपने जीडीपी का R&D पे खर्च करता है, डिफेंस R&D पे। यही अमेरिका जो है वो लगभग 0.65% के आसपास खर्च करता है अपनी जीडीपी के। तो यदि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि $300 बिलियन 1% है। $300 बिलियन का 0.66 यानी लगभग $200 बिलियन, $200 बिलियन R&D पे अमेरिका खर्च करता है अपनी डिफेंस कंपनीज के। तो ये मोटा मोटी कहने का अर्थ ये है कि इसका भी इफेक्ट जो है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये 1 से ज्यादा हो जाएगा यदि आप R&D पे खर्च करो। अब यदि डिफेंस पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो कहां से पैसे निकलेंगे? जाहिर सी बात है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी पे जो खर्चा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, यहां के एक्सपेंडिचर से पैसा निकाल के जो है ये कंट्री सारी की सारी डिफेंस एक्सपेंडिचर में बढ़ाने वाली है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे दिख रहा है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रांजिशन इकोनॉमी या जिसको ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है वो हो गया, रोड, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहां पे आगे आने वाले दिनों में हो सकता है सारी सरकारें कटौती करें। ये मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं। यदि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो जो मैंने आपको ये सेक्टर्स बताए, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, इन सारी जगहों से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उस पर थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। क्योंकि यदि पैसा डिफेंस में सारी कंपनीज लगाएंगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एलोकेशन में कटौती करेंगी, और जो मुझे दिख रहा है वो यही जगह है जहां से एलोकेशन में कटौती होगी। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें किसी भी इंसान की जिंदगी को बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो क्या आगे आने वाले दिनों में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ये गिरने वाला है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अपने आप में एक वीडियो की डिमांड करता है
कि यदि आगे आने वाले दिनों में डिफेंस एक्सपेंडिचर वर्ल्ड ओवर ग्लोबली बढ़ने वाला है, तो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए सरकारें पैसा कहां से लाएंगी? उनको एजुकेशन के मद से, हेल्थ के मद से, या इंफ्रास्ट्रक्चर के मद से, वर्टिकल से पैसे निकालने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें एक इंसान के जीवन की क्वालिटी को, उसके लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो क्या ये जो असुरक्षा की भावना है, ये असुरक्षा की भावना जो सरकारों की है, जो देशों की हम देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ रही है, क्या ये हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? यदि हम डिफेंस पे ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में? क्या हमारे जीवन का क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या ये घटने वाला है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, ये आप सोचिएगा। मेरे वीडियो लास्ट तक बहुत कम लोग देखते हैं, पर जो भी लोग ये लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात लेके गए। इस पूरे वीडियो का जो मूल मुद्दा है वो मैंने आखिर में ही बोला है। कभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी बात पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। दोस्तों, मेरा अगला पेड वीडियो जो है 11 मई को आने वाला है। मैं अभी से पहले से ही आज अनाउंस कर दे रहा हूं, पहला दिन है अनाउंस करने का। इसकी फीस रहेगी 1,500 रुपए। जिन्होंने पहले वीडियो देखा है उनको भी 1,500 पे करना है। मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं। मैंने अपने वीडियो की फीस बढ़ा के 1,500 रुपए कर दी है दोस्तों। कम से कम 70 से 80 एनुअल मेंबर्स बन गए हैं। एनुअल मेंबरशिप 15,000 रुपए की है। एक बार जब 100 के ऊपर चला जाएगा, जब साइजेबल एनुअल मेंबरशिप हो जाएगा, तो मैं ये मंथली पेड वीडियोस बनाना जो है, मतलब बेचना जो है, वो बंद कर दूंगा और सिर्फ एनुअल मेंबर्स के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी एनुअल मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। 1500 का वीडियो लेंगे, मान लीजिए 14 वीडियो भी मैंने बनाया, या 12 ही पकड़ लीजिए, तो आपको 18,000 रुपए का खर्चा बैठता है। अच्छा, इस 15,000 की मेंबरशिप में नॉमिनल 3,000 रुपए पे करके यदि आप पे करना चाहे तो आप पुराने 10 पेड वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको पुराने 10 पेड वीडियोस देखने हैं तो 18,000 रुपए में आप 23 से 24 वीडियोस देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बशर्ते 1,500 रुपए आप एक एक वीडियोस के दें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, मेरा भी काम हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक एक आदमी को मेल भेजना जो नए नए आते हैं बड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरे पास में एक लिस्ट, मेलिंग लिस्ट बनी है एनुअल मेंबर्स की, उसी में एक बार में मैं डाल देता हूं तो मेरे 1.5-2 घंटे बच जाते हैं। तो मेरा हेडेक, मेरा काम भी जो है बहुत कम हो जाता है। तो मेरा ये गुजारिश है कि आप लोगों के लिए भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा किफायती है एनुअल मेंबरशिप लेना। आप वो ले, आपको बहुत ज्यादा जो है उसका फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने परिवार, अपने मित्रों को कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।